नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृति भूमि न्यूज़ पर। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर लोकेंद्र गोयल, जो राधा कृष्ण हॉस्पिटल से हैं और यहाँ से विधानसभा पद के भावी उम्मीदवार हैं। आइए एक बार आम आदमी पार्टी के डॉक्टर लोकेंद्र गोयल जी से बातचीत करेंगे। इन सभी तमाम जो सवाल होंगे, जो दर्शकों को चाहिए, वो सब बातों के ऊपर बात करेंगे। तो डॉक्टर लोकेंद्र गोयल जी का सबसे पहले तो हम अपने कृति भूमि न्यूज़ चैनल पर स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद हम आम आदमी पार्टी जब बनी तो हम इसमें 2014 से ही आ गए थे। जी। तो उस टाइम से हम इसमें जुड़े हुए थे, पर हम बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे क्योंकि उस टाइम आम आदमी पार्टी थोड़े दिन मेंबरशिप बनी, फिर उसके बाद थोड़ी इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाए लोग। तो जैसे ही अब पंजाब में गवर्नमेंट बनी, दिल्ली में गवर्नमेंट बनी और दिल्ली में बहुत अच्छे काम हुए और पंजाब में अच्छे काम शुरू कर दिए गए, तो पहले हमारा बीजेपी की तरफ रुझान था। मैं बचपन से तीसरी क्लास से हिमाचल में रहता था, वहाँ पर दिल्ली से प्रचारक चलते थे और आरएसएस से जुड़ा हुआ था। और हम शाखा में भी जाते थे, बाद में यहाँ गीता स्कूल में भी पढ़ा, तो आरएसएस के प्रति हमारा बहुत झुकाव था। पर उस टाइम ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी थी। इसमें से एक बीजेपी पार्टी निकल कर आई, पर हमें बहुत उम्मीद थी कि ये अच्छे से काम कर पाएगी, पर रिश्वत घटने की जगह 10 गुना रिश्वत बढ़ गई और ये गरीब जनता को पहुंच नहीं पाई। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों का हालत बहुत ख़राब हो गई, नहीं तो रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं हर रोज़ देखता हूँ कि गरीब लोग तो अपना इलाज भी नहीं करा पाते। आयुष्मान भारत के आने के बाद हमको एक उम्मीद बनी थी कि हम गरीब लोगों का इलाज पूरी अच्छी तरह से कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। पहले हमने सोचा था कि कोई भी बंदा इनका दवाइयों का खर्चा और टेस्टों का खर्चा दे दे तो हम एक भी गरीब मरीज को मरने ना दे, उसको पैसे की कमी के कारण। पर आयुष्मान में तो इनकी दवाइयों का खर्चा भी पूरा नहीं होता। इन्होंने इस ढंग का ये बनाया, पर इसमें बहुत इन्होंने 2012 से पैकेज उठाए और 2012 के सेंसस के हिसाब से बनाया और इन्होंने कहा था कि हम 50 करोड़ जनता को ये देंगे। अभी तक इनके 11 करोड़ ही मेंबर बन पाए हैं। और जो इन्होंने उस टाइम के कार्ड उठाए उसमें काफ़ी अमीर लोगों को, जिनके पास अब कारें हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, यहाँ तक कि जैसे मैं हूँ, मेरे पास उस टाइम भी कारें थी, मेरे को भी मेंबर बना दिए। यहाँ के जो विधायक हैं इस टाइम, सुभाष सुधा जी, उनको भी मेंबर बना दिया। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें कमी थी और जो रियल गरीब लोग थे वो इसमें मेंबर नहीं बन पाए। और इसकी स्पीड इतनी कम रखी कि अभी तक इन्होंने सिर्फ 9 करोड़ मेंबर इसमें बनाए हैं और उसमें भी सारे लोग सेवाएं नहीं ले पा रहे। और सेवाओं में भी ये बहुत ज़्यादा पैसा काट कर दे रहे हैं और दवाइयाँ पूरी नहीं देते, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन्होंने ये किया हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सारी सेवाएं ले सकते हैं, सरकारी में भी ले सकते हैं, पर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हरियाणा में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं और बहुत कम लोगों को हम रख पाते हैं। सिर्फ ये लगा लीजिए कि जो मरने वाले लोग हैं वो प्राइवेट में जाएं। गवर्नमेंट में पहले ही कुछ भी नहीं था अस्पतालों में, बाकी एक जेब से पैसा निकाल कर गवर्नमेंट में जो फ्री सर्विसेज थी उनका भी पैसा आयुष्मान भारत से काट रहे हैं। और ये लोग आयुष्मान भारत से काटकर अपना एक जेब का पैसा दूसरी जेब में डाल रहे हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में तो पहले भी सारा कुछ फ्री था और फ्री होना चाहिए था। उसके अब इन्होंने आयुष्मान वालों के उसमें से पैसे लेने शुरू कर दिए हैं। तो ये आयुष्मान स्कीम भी एक अच्छी सोच से शुरू हुई थी, पर स्टेट गवर्नमेंट्स को देने के कारण या ऊपर की पॉलिसियों के कारण ये कार्यान्वित जिस स्तर पर होनी चाहिए थी हो नहीं पाई। देश में एक नारा लगाया चला था, काफी प्रचलित है, सबका साथ सबका विकास। इस जो नारा है, इसके ऊपर क्या आप कहते हो कि कितना कि ये विकास है? क्या सबका विकास हो रहा है? क्या सबका साथ मिल रहा है? इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो गरीब हैं उनको तो ग्राउंड रूट लेवल पर कुछ भी नहीं पहुंच रहा। जो जो हमारे पास लोग आते हैं हम उनको इंटेंसिव केयर नहीं दे पाते, तो वो रोते हैं, बिलखते हैं और उनको फिर सरकारी हॉस्पिटलों में पीजीआई वगैरह जहाँ पर एडमिशन भी नहीं हो पाता वहाँ भेजना पड़ता है, क्योंकि सरकार उनके पास इलाज करने का पैसे नहीं। और जो इलाज करवा कर भी चले जाते हैं उसके बाद इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि उनको बाद में अपनी दवाई खरीद भी पाएंगे। डॉक्टर, बात है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक अभियान, एक मुहिम छिड़ी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी ये सारे जो गवर्नमेंट है बीजेपी, ये नारेबाजी ज़्यादा कर रही है, पोस्टर ज़्यादा लगा रही है। जो ये स्कीम बनाते हैं ये नीचे तक आते आते उसका सारा खर्चा तो पोस्टर्स में ही ख़त्म कर देते हैं। इन्होंने ना तो स्कूल इम्प्रूव किए, ना गवर्नमेंट स्कूल इम्प्रूव किए। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बहुत अच्छा है,
उसमें जो लोग इलीगल अबॉर्शन करवाते हैं सारा कुछ बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की समाज की रेशो बहुत कम हो गई। उसमें आपके हमारे शहर में अभी पीछे मामला संज्ञान में आया था जिसमें ऐसा कुछ उजागर हुआ। अब भ्रूण हत्याएं इसी शहर में हो रही है, उस मामले में ऐसा आया था, पर इसमें भी बहुत किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो तो मेरे ख्याल अब अपने आप ही ऐसा कोई काम नहीं करते। देखो, हम तो यहाँ पे मेडिकल में ज़्यादा काम कर रहे हैं, पर मेडिकल में जो गरीब लोग हैं उनको तो अपना इलाज करवाना बहुत मुश्किल है। अगर वो करवा कर भी इंटेंसिव केयर से जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी दवाई भी नहीं खा सकते, उनके पास आगे दवाई कंटिन्यू करने के लिए भी पैसा नहीं है। एजुकेशन में हमने यहाँ पर एक स्कूल खोला था, वो पिछले 5-6 साल से चल रहा था, जिसमें हमने स्लम्स के बच्चों को 170 बच्चों को पढ़ाया। 9 टीचर्स पढ़ाती थी, उन्हें हम सारा किताबों से लेकर ड्रेस तक सारा खर्चा देते थे, दूध देते थे। प्रोटीन पंच प्रोग्राम इसका नाम था, जिसमें प्रोटीन्स भी उसके उनके दूध में डाली गई थी, क्योंकि इनके घर में प्रोटीन्स नहीं दी जा सकती बच्चों को। तो हमने इनके लिए जो शिक्षा दी उसमें से हमने अपने बच्चों को कंपटीशन दिलाया था 134A में। तो यहाँ के जो बढ़िया डिवाइन पब्लिक स्कूल है, ऐसे ऐसे स्कूलों में 17 में से 16 बच्चों का दाखिला हुआ। तो वो अब उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पर बाकी गवर्नमेंट स्कूलों में सरकार को जैसे दिल्ली में इम्प्रूवमेंट हो रही है, उस टाइम जब ये शुरू हुआ था हमने उस टाइम पर जो एडमिशन कराए पहले 1-2 साल में वो हो गए, पर उसमें भी हमको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। प्रिंसिपल लोग बड़े दिक्कत थे, हम डीसी के पास पेश हुए, डीसी उस टाइम अच्छे थे, उन्होंने इंटरफियर किया। पर वो बच्चे इतने होशियार थे जो उस टाइम पे प्रिंसिपल नहीं लेना चाह रही थी या उनको टॉर्चर कर रहे थे लोग, उनको अब वो गले से लगाते हैं, प्यार करते हैं बच्चे की होशियारी की वजह से। पर अब नए बच्चों को लेना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो इनको पैसा देने का वादा करती है गवर्नमेंट उस पर पूरा नहीं उतरती, इसलिए घाटे में कोई भी प्राइवेट संस्था काम नहीं कर सकती। ये सारी सरकार कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए थी। ये तो सरकार का फर्ज है कि स्वास्थ्य सेवाएं और बेसिक एजुकेशन सारे लोगों को दी जाए। ये एजुकेशन जब नहीं दे पाते तो निरक्षरता के उसके मापदंड कम कर देते हैं। अब यहाँ पे साक्षर उसको कहते हैं जो अपने हस्ताक्षर कर सके, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, पढ़ा लिखना तो बहुत दूर की बात है। पर अगर अगर 75 साल से ये 51 साल कांग्रेस गवर्नमेंट में रही, बाकी साल बीजेपी या मिक्स सरकारें गवर्नमेंट में रही, ये होते तो अभी तक हमारे दादा परदादा भी BA MA होते, पर अभी तक सारा देश सुधर गया होता। अब हमें आम आदमी पार्टी से ये उम्मीद है कि अगले आने वाले सालों में हमारा समाज बहुत तरक्की करेगा। दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली गए, 2 दिन में उनकी सारी टीम गई। अब हम आगे पंजाब में बहुत अच्छी उम्मीद देख रहे हैं, और जैसे ही पंजाब में अच्छे काम होंगे, जिसकी हमको बहुत उम्मीद है कि वहाँ पर डेफिनेटली होंगे अगले 6 महीनों के अंदर अंदर। पहले तो हम सोचते थे कि सारे सारे लोग जो पैसे वाले हैं, करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं या मसलमैन हैं, वही राजनीति में आ सकते हैं। आम शरीफ आदमी तो वोट डालने भी नहीं जाता था, तो उसको घर से वोट डालने के लिए भी बहुत कन्विंस करना पड़ता था। वोट की परसेंटेज बड़ी कम थी। पर अब ये जो केजरीवाल साहब आए, ये IRS ऑफिसर थे और बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। अगर इन्होंने पैसा ही कमाना होता तो वहाँ पर बतेरा था, क्योंकि आप सब इनकम टैक्स ऑफिस में तो एक चपरासी भी करोड़ों में कमा लेता है, एक इंस्पेक्टर भी करोड़ों में कमा लेता है। तो ये इन्होंने छोड़कर जब पूरी ईमानदारी के साथ ये कूदे, तो हमें अब इनके दिल्ली में काम करने से, पंजाब में आने से किरण, हमारे उम्मीद की किरण जागी कि शरीफ लोगों को देश की सेवा जो चाहते हैं, कर भी रहे हैं 35 साल से हम अपने माध्यम से, उनको बड़े लेवल पर आना चाहिए। क्योंकि मैं अकेला यहाँ पर एक स्कूल चला रहा हूँ स्लम्स के बच्चों के लिए, गरीब लोगों की सेवा कर रहा हूँ, पर मेरी सेवा इतने बड़े समाज में सफिशिएंट नहीं होती। अगर मुझे मौका मिले, मैं राजनीति में आकर पूरे हरियाणा की सेवा कर सकता हूँ, आगे आने वाले टाइम में पूरे देश की सेवा कर सकता हूँ, ये मेरा मकसद। देखो, कांग्रेस बहुत पहले से हम देख रहे थे, तब उस टाइम हम छोटे थे, पर कांग्रेस के राज में जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी तो हमारे सारे गीता स्कूल के टीचर अंदर चले गए थे, तो सरकारी टीचर्स ने हमको पढ़ाया। उस टाइम से कांग्रेस को देखा है, और भ्रष्टाचार बहुत था। मैंने यहाँ पर 1988 में प्रैक्टिस शुरू की थी, उस टाइम 87 में प्रैक्टिस शुरू की थी। 1988 में मैंने सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई किया, तो मेरे से उस टाइम 12 लाख रुपए परमानेंट जॉब देने के मांगे गए। अब बीजेपी गवर्नमेंट में हमको उम्मीद थी कि रिश्वत खत्म हो जाएगी। ये अब बीजेपी करते हैं कि रिश्वत नहीं ले सकते, और 10 गुना रिश्वत बढ़ गई। जहाँ पे कांग्रेस में 1000 लेते थे, अब 10,000 लेते हैं। छोटे छोटे जो नॉर्मल तुम्हारे काम हैं, नॉर्मल होने चाहिए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनमें भी लोग पैसा खा रहे हैं। नहीं तो वो क्या करते हैं, फाइल को लंबा डाल देते हैं, और किसी का टाइम बाउंड काम है तो हो नहीं पाता, तो उससे मजबूरी में उनको पैसा देना पड़ता है।
पर आम आदमी सरकार के आने के बाद जहां पर भी ये आ रही है एकदम से रिश्वत बंद होती जा रही है। दिल्ली में भी इन्होंने रिश्वत बंद कर दी थी, पर दिल्ली में राज्यपाल की इंटरफेरेंस होने की वजह से ये पूरे काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस पर भी राज्यपाल का कंट्रोल है और केंद्र सरकार का कंट्रोल है, और एमसीडी पर भी इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया है। पंजाब में सारी जगह नाके थे। अब जो भी हमारे पेशेंट, हमारे पास तो बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, वो बता रहे हैं कि सारे नाके हट गए हैं। पहले बाहर की गाड़ियों को रोकते थे, पुलिस वाले पैसे मांगते थे, जगह जगह पर नाके थे, अब सारे नाके खाली पड़े हैं और एकदम से रिश्वत बंद हो गई। जो पटवारी थे वो तो अपनी नौकरी छोड़ गए, वो कहते जी हमसे इतना काम नहीं होता और बिना पैसे के तो काम ही नहीं कर सकते। तो अपने आप इनके डर के मारे पहले 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। और हम भी अगर राजनीति में आए तो हम भ्रष्टाचार को, अगर बच्चों को खेलने को नहीं मिलेगा, पढ़ने को नहीं मिलेगा, जब वो खाली रहेंगे, उनका पेट नहीं भरेगा, तो वो एक माध्यम से इसमें जाते हैं। और नशे का पूरा माफिया है जो उनको नशा पहले फ्री में देता है, फिर उनके घर के कपड़े भी बिकवा देता है। बिल्कुल। इसलिए इसलिए ये गरीबी और अनएजुकेटेड होने से ये चीज़ें बढ़ रही है। समाज में सिर्फ एक ऐसा माध्यम था कि अगर एजुकेशन को हम बढ़ा देते तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी अपने आप होता और बाकी चीज़ों से भी हमको मुक्ति मिल जाती। तो इसका एकमात्र माध्यम है, इनको पढ़ाई में लगाया जाए, इनको खेल में लगाया जाए, इनके घरों में अच्छा वातावरण दिया जाए, तो ये बच्चे नशे की तरफ नहीं दो। शिक्षा प्रणाली एक होने से मतलब ये नहीं होता, उसके लिए सिलेबस एक होना चाहिए। और ये सिलेबस बनाने वालों को और ये सारे चीज़ों में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। पहली, तीसरी, चौथी क्लास तक या 5वीं क्लास तक मेरा मानना है सिर्फ लैंग्वेजेस पर जोर होना चाहिए। उसको हिंदी, इंग्लिश और 1-2 लैंग्वेज जो भी सिखानी है वो सिखाएं। यहाँ के लोग बीए करके निकल जाते हैं, उनको एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, ना हिंदी में आती है ना इंग्लिश में आती है। तो सबसे पहले अगर लैंग्वेजेस पर मास्टरी हो जाएगी, ये जो बाद में सामाजिक पढ़ते हैं और चीज़ें पढ़ते हैं, इन चीज़ों को तो बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। उसका लैंग्वेज पे पहले 5 साल में मास्टरी बनाएं और उसके बाद तीसरी चौथी क्लास से उसको मैथ लगा दिया जाए। पहली क्लास से ही उसको सिर्फ लैंग्वेजेस अच्छे से सिखाई जाए, तो वो अपने आप कर्मठ होकर उसका इंटरेस्ट बनेगा पढ़ने में। अब ना अंग्रेजी समझ आती, ना हिंदी समझ आती, ना अंग्रेजी लिख सकता, ना देखो मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं काम करना चाहूँगा स्वास्थ्य की फील्ड में, क्योंकि ये अभी तक सारे जो अनपढ़ लोग हैं उस फील्ड के मास्टर बना देते हैं जिस फील्ड में उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। अभी तक राजनीति में बिल्कुल अनपढ़ जनता आ रही है। जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उसने कभी देखा ही नहीं है। अब डॉक्टर को अगर हेल्थ मिनिस्टर बनाए, किसी बढ़िया एजुकेशनिस्ट को एजुकेशन मिनिस्टर बनाए, तो वो लोग उस फील्ड में काम कर सकते हैं। जो इंजीनियर है उसको इलेक्ट्रिकल में लिया जाए, तो ऐसे लोग अपनी फील्ड के मास्टर होने के कारण उसकी नुआंसेस जानते हैं। मैं इंटेंसिविस्ट हूँ, मैं इंटेंसिव केयर देता हूँ। इतने छोटे शहर में मेरे हॉस्पिटल का मुकाबला चंडीगढ़ या दिल्ली के ही हॉस्पिटल कर सकते हैं। हरियाणा के तो मेडिकल कॉलेज भी मेरे से 10-10 साल पीछे चले। तो मैं मेडिकल में बहुत सुधार लाने का अपने आप को सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने छोटे शहर में वो सब सेवाएं दे पा रहा हूँ जो एक बड़े शहरों में मिलती हैं। तो अगर हम ट्रेनिंग दें, और हम अब आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा है, कॉन्टीन्यूस CME का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हम डॉक्टर्स भी दे दें और उनको मशीनें भी प्रोवाइड कर दें, पर मैन बिहाइंड द मशीन अगर उसको ही जंग लगा हुआ हो, तो जिस तरीके से अब मोदी जी ने ये वेंटिलेटर बांटा तो उनको कोई हैंडल ही नहीं कर पाया। पर मोदी जी का आईना तो उनका वेंटिलेटर ही दिखाता है कि जो सारा कुछ उसमें 1.5 लाख 2-2 लाख के जो मारुति से लेकर वेंटिलेटर दिए गए, वो सारा देश के साथ फ्रॉड था। तो वो दिखाता है कि अपने इलाज कराने के लिए तो एम्स जाते हैं, बाहरले देशों में जाते हैं सारे जितने भी यहाँ के जन अधिकारी बन रहे हैं अपने आप में, और यहाँ देश में ऐसे वेंटिलेटर दे रहे थे जिसपे बंदा जिसने बचना वो भी मर जाए, क्योंकि वो सिर्फ अपना ऊपर से उसके पैरामीटर उसमें दिखाए जा रहे थे, पर वो उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा था। तो करनी और कथनी में इनका बड़ा फर्क है। वो वेंटिलेटर इनकी सोच का भी एक एग्जाम्पल है कि उसको हमने सरकारी हॉस्पिटल में जंग लगा पड़ा था। मैं 5 वेंटिलेटर लाया, क्योंकि मैंने कोरोना में यहाँ पर 137 पेशेंट भी एट ए टाइम रखे, और हमने बहुत सारे वेंटिलेटर लिए, और सरकार ने उस टाइम कहा था कि बिल्कुल फ्री सेवाएं दो, और सरकार ने फिर हमको उसका बाद में पैसा भी नहीं दिया। 2.5 करोड़ रुपया हमारा मार लिया है, वो अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है।